हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो आप लोग? एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एंगस्ट्रम क्लासेस की तरफ से और स्पेशली मेरे साइड से बच्चों। मेरा नाम है विष्णु सर और मैं आज आप लोग के लिए लेके आया हूं बच्चों क्लास 7 का सोशल साइंस एंड एनसीईआरटी चैप्टर 1 का क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस सेशन बच्चों, है ना। तो आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है बच्चों, क्योंकि मैंने पहले ही आपसे वादा करी थी कि मैं इस क्लास को प्रॉपर तरीके से क्वालिटी कंटेंट के साथ आप लोगों के सामने साझा करने वाला हूं बच्चों। तो वही वादे पे मैं खरा उतर रहा हूं और वही वादे पे मैं चल रहा हूं बच्चों। आप सभी को मैंने बताया था स्टार्टिंग से ही कि क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कराई जाएगी, प्रॉपर उसी तरीके से पढ़ाई जाएगी बच्चों जिस तरीके से एक ऑफलाइन क्लास में आप सभी क्लास में बैठ करके बेंच पे, डेस्क पे और क्लास का फील आप लोग ले पाते हो, है ना। तो हम भी उसी क्रम में जो है लगातार कोशिश कर रहे हैं कि आपको उसी तरीके से प्रॉपर माहौल दिया जाए जिससे आप लोग को थोड़ा सा भी जो है डिफरेंस फील ना हो बच्चों। और चैप्टर को हम लोग साथ साथ कवर तो कर ही रहे हैं, उसके साथ साथ अगर क्वेश्चन आंसर को प्रैक्टिस ना कराएं तो ये अपने आप में मेरी जो है मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चों, और ये अपने आप में मेरी एक अनएथिकल चीज के तरीके से मेरा अप्रोच ये हो जाएगा अगर मैं इस चीज को ना कराऊं तो, है ना। तो इसलिए मैं नहीं चाहता कि आपके साथ कोई भी तरह का मतलब वैसा कोई परेशानी या दिक्कत का सामना आपको करना पड़े, तो जिस वजह से जो है आपको दिक्कत हो, है ना। तो पढ़ाई अधूरी रह जाएगी, हमारी हमारी मेहनत अधूरी रह जाएगी अगर हम इस सेशन को जो है कंप्लीट ना करें। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग को आंसर कैसे लिखना है, फ्रेमिंग कैसे करनी है, वो मैं आप लोग को बता दूं, है ना। और चीजें कैसे आप लोग डिजाइन कर सकते हो। एक पढ़ाई तो बच्चों हर एक कोई करते हैं, है ना। पढ़ाई हर बच्चे करते हैं, लेकिन आप इनपुट तो ले लिए, लेकिन उससे बड़ी बात है कि आप वो इनपुट को एनालाइज करने के बाद उसको अपने माइंड में जो है पूरे तरीके से एनालाइज करने के बाद आप उसको कैसे आउटपुट में बदलोगे, है ना। और वो आउटपुट में कैसे बदलेगा बच्चों? आपका प्रॉपर सिस्टमैटिक तरीके से जो है आप रिप्रेजेंट कैसे करते हो आंसर को, वो ही शो करेगा आपके आउटपुट को बच्चों। तो जो भी आपने अभी तक सीखा, हमने जो भी पढ़ा, हमने जो भी सीखा बच्चों चैप्टर 1 के क्लास में जोग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, तो इसमें बहुत सारी चीजें हमने सीखी, है ना। पूरे तरीके से इंडिया का जोग्राफिकल डाइवर्सिटी हमने देखा और उम्मीद है बच्चों कि आप लोग हर एक मेरे पॉइंट को जो भी मैंने आपके क्लास में लिखवाया है आप उसको प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस वगैरह कर रहे होगे बच्चों। तो उस प्रैक्टिस के क्रम में आप लोग उस चीज को प्रैक्टिस करोगे, लेकिन उसके बाद क्या आता है बच्चों, जब आपसे एग्जाम में आपको लिखने के लिए कोई आंसर दिया जाएगा, आप पढ़ तो रहे हो बहुत चीज, लेकिन आप उसको अगर अपने कॉपी पे अपने पेन के माध्यम से आप उसको रिप्रेजेंट ना कर पाओ अच्छे तरीके से, तो फिर क्या ही फायदा पढ़ाई का बच्चों। समझ रहे हो बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो यही बात जो है मैं सोचकर और उसको समझकर मैं आप सभी के सामने इस चीज को, इस सेशन को करने जा रहा हूँ, जिसमें आपको ये आइडिया लगेगा कि आंसर राइटिंग कैसे फ्रेमिंग होती है। मैं बेसिक से बात करूंगा और 2-4 क्वेश्चन आपके सामने साझा करूंगा और कुछ जो है सवाल जो दूंगा जो आप लोग अपने घर पे प्रैक्टिस कर सकते हो और अपने आंसर को बेटर बना सकते हो। आप अपने रिप्रेजेंटेशन स्किल को जो है आप बेटर बना सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को बच्चों। तो देखिए बच्चों, तो सबसे पहले आंसर राइटिंग की शुरुआत किस तरीके से होगी बच्चों? आपको कॉपी स्कूल में मिलेगा इस तरीके से, ये समझना है बच्चों। आपको कॉपी इस तरीके से मिल रहा है ना।
देखिए बच्चों, अब आपको करनी क्या है कि मान लीजिए कि यहाँ पे कोई क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1, और इस क्वेश्चन में आप लोग जो है देखोगे, व्हाट डू यू मीन, एक सेकंड, तो देखिए बच्चों, व्हाट डू यू मीन बाय जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। ठीक है बच्चों, ये हमारा एक सवाल हो गया। तो सबसे पहले कोई भी सवाल को, कोई भी क्वेश्चन को आपको उसके डिमांड को समझना है कि वो डिमांड कर क्या रहा है। तो क्वेश्चन मेनली दो तरीके के होते हैं, एक फैक्चुअल, एक कंसेप्चुअल। और अगर उसका एक्सटेंसिव वर्जन आप लोग बोलोगे तो कह सकते हैं हम लोग, एक होता है आपका आर्ग्यूमेंटेटिव और एक आपका होता है फैक्चुअल ही तरीके से आप लोग बोल सकते हो। तो आप लोग देखिए कि क्या है, कि कहने का मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। इसको हम लोग कैसे बोलेंगे, ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया मीन क्या, कैसे बोलेंगे आप लोग एक बार सोचिए, इसको एनालाइज कीजिए कि मन में ये क्या बोल रहा है, ये हमारे सामने बोल क्या रहा है। इसका मतलब क्या बोल रहा है बताइए। अब देखो, आंसर फ्रेमिंग का तरीका होता है बच्चों, ये आपके सामने सवाल है, तो पहले तो कॉपी है, तो कॉपी में ये वाला पार्ट जो है आपका दिया हुआ रहेगा, ये स्पेस दिया हुआ रहेगा, लेकिन ये स्पेस आपको रखना है। चाहे आप लाइन खींच करके रखो, क्योंकि आप क्लास 7 के बच्चे हो, तो लाइन खींच करके अगर ये आप एरिया देते हो तो अच्छी बात है, और नहीं देते हो तो आप कॉपी को 4 पार्ट में फोल्ड कर दो, है ना। कॉपी को आप लोग, ये कॉपी हमारा, तो इसको आप लोग 4 पार्ट में फोल्ड कर दो, है ना। तो पहला जो पार्ट होगा इसको आप लोग अपने जो है नंबरिंग मेंशन के लिए आप लोग रख सकते हो, इस पार्ट को क्वेश्चन नंबर मेंशन के लिए या फिर किसी और अदर मेंशन के लिए जो है इसको खाली छोड़ सकते हो। ठीक है, बाकी के 3 पार्ट में आप लोग आंसर लिखने का काम करोगे बच्चों। ठीक है, तो आइए इसको हम कैसे फ्रेम करें। अब देखो, आंसर अगर हम शुरुआत कर रहे हैं तो इस तरीके से कि पहला क्वेश्चन कह क्या रहा है, व्हाट डू यू मीन, मतलब पूछ क्या रहा है कि व्हाट डू यू मीन, आप क्या समझते हो, किससे क्या समझते हो, बाय ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, मतलब ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया से आप क्या समझते हो। ये आपके समझ के बारे में पूछ रहा है, आप जो भी चीज समझते हो इस टर्म से, ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, आप इसको बताइए, है ना, आप इसको बताना है। अब देखो हम इसको कैसे कैटर करेंगे। तो ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया क्या है, आप लोग खुद सोच करके देखिए। तो ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया है वैरायटी ऑफ फिजिकल फीचर्स, है ना, वैरायटी ऑफ फिजिकल फीचर्स, जस्ट लाइक माउंटेन, प्लेट्यूज, और उसके बाद डेजर्ट, है ना, उसके बाद आपका रिवर्स, उसके बाद अगर बात करोगे तो आप वेस्ट कोस्ट, ईस्ट कोस्ट, आइलैंड, है ना, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार। तो ये सभी क्या है, ये सभी आपके ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी है, यानी फिजिकल फीचर्स के फॉर्म में ये डाइवर्सिटी को प्रेजेंट कर रहा है बच्चों, शो कर रहा है। ठीक है, तो आपको इसी टर्म को लिखना है, समझ गए बात को। मैं पहले लिख के बता रहा हूं, उससे पहले हम लोग कुछ और बेसिक से बात करेंगे इसके बाद। ठीक, तो अब देखिए इसको हम लोग कैसे अप्रोच करेंगे। अब इसको आपको लिखना है बच्चों इस तरीके से, जियोग्राफिकल
डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, geographical diversity of India means variety of physical features like mountains, plateaus, desert, island, rivers, etc. ठीक है बच्चों, अब मैंने यहाँ पे क्या शो कर दिया, मैंने इसको एक लाइन में बता दिया है, एक सेंटेंस में बता दिया है कि ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया मींस वैरायटी ऑफ फिजिकल फीचर्स। वैरायटी ऑफ फिजिकल फीचर मतलब फिजिकल फीचर्स का ये वैरायटी है, प्रकार है, बहुत सारा प्रकार है, जैसे माउंटेन्स, प्लेट्यू, डेजर्ट, आइलैंड एंड रिवर एटीसी, और भी कुछ हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद ये तो पूछ दिया, ये तो हम बता दिए, लेकिन इसके बाद ये क्वेश्चन का डिमांड है व्हाट डू मीन, आप समझते क्या हो, ये तो हम समझ रहे हैं ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, और इसको भी हम लोग एक्सीड कर सकते हैं बच्चों। किस तरीके से एक्सीड करते हैं, तो इसके फीचर्स को बता सकते हैं कि ये क्या शो करता है ना। ठीक है, तो आप लोग इसमें जैसे रिवर्स दे दिए, प्लेट्यू है, वेस्ट कोस्ट, ईस्ट कोस्ट, और भी आप लोग चीजें ऐड कर सकते हो, लेकिन अब इसके बाद हमको बताना है देखो इसके फीचर्स को, दिस डाइवर्सिटी क्रिएट different climate, soils, vegetation, and ways of life. Ways of life in different parts of our country। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसको मैंने कैसे रिप्रेजेंट किया है, तो आपको समझना है बच्चों। अगर ये क्वेश्चन, जैसे आप लोग अगर मार्किंग सिस्टम की बात करें, अभी मैं बात करूंगा कि मार्किंग सिस्टम आपको किस तरीके से कैटर करना है, तो ये पूछ रहा है कि व्हाट डू मीन बाय ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया से आप क्या समझते हो, है ना। तो ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया मींस वैरायटी ऑफ फिजिकल फीचर्स लाइक माउंटेन, प्लेट्यू, आइलैंड, डेजर्ट, कोस्टल प्लेन्स, है ना, फिर आपका रिवर्स वगैरह etc, है ना। तो दिस डाइवर्सिटी क्रिएट डिफरेंट क्लाइमेट। अब इसके बाद यहाँ तक तो मेरा आंसर हो चुका है, लेकिन ये आंसर को हम अपने नॉलेज को और थोड़ा इनहेंस करके अगर एग्जामिनर को बताएं, तो अगर ये मान लो 2 मार्क्स का है, अगर ये 2 मार्क्स का है, ठीक है, तो आपके लिए इतना पॉइंट सफिशिएंट है बच्चों, इतना पॉइंट ही सफिशिएंट है, क्योंकि ज्यादा लिखने से कोई फायदा है नहीं। ठीक है, क्योंकि 2 मार्कर का है, तो 2 मार्कर इट मीन्स 2 लाइन या 2 पॉइंट आप लोग बोल सकते हो। लेकिन अगर ये क्वेश्चन 5 मार्कर में आ जाए, 5 मार्क्स में आ जाए, तो आप लोग इतना लिख के छोड़ोगे तो क्वेश्चन के साथ ही नाइंसाफी होगी, आंसर के साथ नाइंसाफी हो जाएगी। ठीक है,
तो यहाँ तक आप लोग लिख दिए, लेकिन अब उसके बाद आप ये क्या करता है आप ये भी बताओ, क्योंकि पूछा है आप समझते क्या, व्हाट डू यू मीन, ना कि ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया में क्या क्या आता है, सिर्फ वो लिख दिए हम, है ना, समझ रहे हो बात को। तो आप आपसे ये डिमांड कर रहा है आपके समझ को, आपके अंडरस्टैंडिंग को इस क्वेश्चन से रिलेटेड, कि आप बताइए ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया मीन्स क्या समझते हो। तो समझ तो रहे हैं हम ये कि भाई साहब इसके अंदर ये चीज आती है ना, ये चीज शामिल है, ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया कहने का मीन्स ये सारा चीज है। लेकिन इससे क्या होगा, इससे होगा ये डाइवर्सिटी जो है क्रिएट करती है क्या, डिफरेंट क्लाइमेट को, है ना, डिफरेंट सॉइल को, डिफरेंट वेजिटेशन को, एंड वेज ऑफ डिफरेंट लाइफ को इन डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर कंट्री। मतलब ये जो डाइवर्सिटी है ये क्या करती है, मैंने बताया आपको, क्लाइमेट को, सॉइल को, वेजिटेशन को, वेज ऑफ लाइफ को, ये हर पार्ट के कंट्री में जो है ये डिफरेंट तरीके से जो है इसको अप्रोच करती है। तो मैंने बताया है हर डाइवर्सिटी को पढ़ाने के साथ साथ कि अगर हिमालयन रेंजेस में आप ह्यूमन लाइफ को देखोगे तो हिमालयन रेंजेस चूंकि हाई लैंड पे है, नॉर्दर्न प्लेन्स या फिर बाकी लैंड के कंपैरिजन में ये हाई लैंड वाले हाई लैंड एरिया में यहाँ पे लोग रहते हैं, तो उनका जीवन जो है बाकियों के जीवन से काफी अलग होगा, समझ रहे हो बात को। वहाँ का सॉइल अलग होगा, वहाँ का मिट्टी अलग होगा, वहाँ का जलवायु अलग होगा, क्लाइमेट अलग होगा, वहाँ का वेजिटेशन वनस्पति अलग होगा, वहाँ पे जो पेड़ पौधे हैं वो कॉनिफेरस, पाइन, देवदार, ये सभी प्रकार के जो है पेड़ पौधे पाए जाएंगे। आप लोग देखे होंगे हिमालयन में इस तरीके से पेड़ पाए जाते हैं, ये शेप वाले पेड़ पाए जाते हैं, है ना बच्चों। तो ये क्या करता है, ये बर्फ हो इस पर जमने नहीं देता और सभी को फिसला करके नीचे गिरा देता है, इसलिए यहाँ पे बर्फ जम करके ये पेड़ खराब नहीं करता। तो डिफरेंट तरीके के वेजिटेशन यहाँ पाए जाते हैं। और वे ऑफ लाइफ मतलब जीवन जीने का तरीका भी हर जगह का अलग अलग हो। डेजर्ट में लोग अलग तरीके से जिएंगे, हिमालय में लोग अलग तरीके से जिएंगे, वहाँ का पहनावा ओढ़ावा खान पान ये सभी अलग प्रकार का होगा। डेजर्ट में मैंने बताया कि आपको वहाँ के लोग हल्के कॉटन कपड़े पहनेंगे क्योंकि एरिया जो है गर्म होगा। फिर उसके बाद हिमालयन रेंजेस में मैंने बताया कि वहाँ पे लोग जो है वूलन क्लॉथेस का यूज करेंगे, समझ रहे हो बात को। तो कोस्टल प्लेन्स में लोगों का जीवन अलग होगा, कोस्टल प्लेन्स में लोग जो है सी फूड, ट्रांसपोर्टेशन, फिशिंग, इन सब का ऑक्यूपेशन करेंगे, लोगों का जीवन उन्हीं पे डिपेंड करेगा। तो ये सभी क्या है, डिफरेंट तरीके से हर एक डिफरेंट पार्ट्स के हमारे कंट्री में ये चीज़ें मैटर करेंगी। तो ये हमारे समझ को बताया, इस तरीके से हम आंसर को फ्रेमिंग करेंगे बच्चों, समझ गए बात को, क्लियर है आप लोग, ठीक है, यहाँ तक समझ गए। तो अब आपको याद रखना है 2 मार्क्स मतलब 2.5 मार्क्स मतलब 5 पॉइंट, ठीक है। इस तरीके से आपको ये रखना है, ये चूंकि हमारा पूरा सेंटेंस में ही है ना, 2 पार्ट में हम लोग इसको डिवाइड किए हैं, एक आपका कौन कौन है और एक आपका ये क्या अफेक्ट करता है ये हम बता चुके हैं। इस तरीके से ये हमारा सवाल पूरा होता है। अब आइए इसके कुछ बेसिक्स में, इसके कुछ बेसिक्स क्या क्या होंगे बच्चों। इसके बेसिक्स के बात कर, इसके बेसिक्स पे अगर हम लोग बात करें कि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होता क्या है, तो देखो आपका एक टाइप ऑफ क्वेश्चन का टाइप क्या क्या होता है। तो एक होता है आपका कॉन्सेप्चुअल और दूसरा होता है आपका फैक्चुअल, है ना। तो कॉन्सेप्चुअल और दूसरा फैक्चुअल। तो कॉन्सेप्चुअल में क्वेश्चन आपसे पूछेगा हमेशा व्हाई, व्हाट, हाउ, और फैक्चुअल में पूछेगा बच्चों आपसे वेयर, व्हेन, और व्हाट भी कभी कभी पूछ सकता है इन अदर सेंस, है ना बच्चों। तो इस तरीके से चीजें जो है इसमें पूछी जाएगी।
ठीक है। अब और भी फॉर्मूला होता है, जैसे आप व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंडिंग से अगर पूछे तो आप बोल सकते हो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है, आपको बोले एक्सप्लेन, आप समझ जाओ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। आपको अगर बोले कि भाई साहब डिस्क्राइब, आप समझ जाओ क्वेश्चन जो है कॉन्सेप्चुअल है। तो इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल है। लेकिन जब भी फैक्चुअल की बात करी जाएगी तो ये तरीके के फैक्चुअल होंगे। तो अब फैक्चुअल और कॉन्सेप्चुअल में अंतर क्या होता है, मीन मैंने बता दिया। इस तरीके से क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल और इस तरीके से फैक्चुअल। तो कॉन्सेप्चुअल मीन्स बच्चों कॉन्सेप्चुअल मतलब आपको समझना है कि जिसमें आपको अपनी समझ की जरूरत पड़े, आपको अपने जो है दिमाग का यूज करना पड़े, माइंड का यूज करना पड़े। तो वैसे नेचर ऑफ क्वेश्चन को हम लोग बोलते हैं बच्चों कॉन्सेप्चुअल, है ना, कि समझ की ये डिमांड कर रहा है, मुझे अपने माइंड में एनालिसिस करनी पड़ेगी उस क्वेश्चन के लिए, उस क्वेश्चन के आंसर के लिए मुझे अपने माइंड में एनालिसिस करनी पड़ेगी। तो वैसे क्वेश्चन को हम लोग बोलते हैं कॉन्सेप्चुअल, यानी थिंकिंग बेस्ड, थिंकिंग बेस्ड। लेकिन जब वैसा क्वेश्चन जो मेरे से कंसेप्ट की बात नहीं कर रहा हो, समझ की बात नहीं कर रहा हो, बस पूछ रहा हो कि आप बता दो कि ये क्या है, कब हुआ, है ना, कहाँ हुआ। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें कि बताओ कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जोग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, तो ये पूछ रहा है कितना तरह का है जोग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, कितने तरीके का है। तो हम बोलेंगे मेनली मेनली हम लोग इंडिया में जो है 4-5 तरीके के देखते हैं, हिमालय रेंजेस, डिजर्ट, प्लेट्यू, रिवर, आइलैंड, कोस्टल एरियाज वगैरह वगैरह, ये सभी चीजें देखते हैं, नॉर्दर्न प्लेन्स वगैरह वगैरह, ये सभी चीज देखते हैं। लेकिन अगर पूछे कि बताओ व्हाट डू यू मीन बाय जोग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, ये हो जाएगा कॉन्सेप्चुअल। और पूछे कि बताओ कितने तरीके का जोग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया है, कितने तरीके का, कितने जो है पार्ट में आप लोग डिवाइड कर सकते हो, तो ये हो जाएगा मेरा फैक्चुअल। मतलब कहने का बेस्ट है ये हो जाएगा आपका फैक्ट बेस्ड। ठीक है बच्चों, ये फैक्ट के आधार पे होगा। ठीक है, या फिर आप इसको कह सकते हो इंफॉर्मेशन बेस्ड, इंफॉर्मेशन बेस्ड। ठीक है, तो ये समझ गए, ये क्वेश्चन का नेचर हुआ। अब आप लोग डिसाइड कर दो ये क्वेश्चन जो है किस तरीके का क्वेश्चन था। क्लियर है? अब मैं आपको 2-4 सवाल देता हूं जिसको आप लोग प्रैक्टिस कर पाओ। उससे पहले एक और हम लोग बात करें, राइटिंग कैसा होना चाहिए। आंसर राइटिंग टिप्स। आंसर राइटिंग करने से पहले, मुझे किसी चीज का आंसर देने से पहले वो क्या करना है, क्योंकि मैं एक शिक्षक के रूप में आप लोगों से बहुत समय से जुड़ा हुआ हूँ, तो आपके फील्ड से बहुत समय से जुड़ा हुआ इस फील्ड से, तो मैं अक्सर ये फील करता हूँ हमेशा ऑफलाइन पढ़ाते वक्त, ऑनलाइन पढ़ाते वक्त, कि बहुत सारी कमियां आप लोग बच्चे करते हो। वो आपकी कमी नहीं है, आप लोग चीज़ों को बेटर तरीके से मतलब वैसे सोर्सेस में आप लोग को गेट नहीं कर पा नहीं पाए, वैसे चीज़ आप लोग सीख नहीं पाए। और ये भी कह सकते हो कि भाई साहब आई थिंक कि वैसा आपके पास सोर्सेस नहीं होगा जिससे आप लोग चीज़ों को सीख पाओ, है ना, कहीं कमी रही होगी। तो इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं बहुत सारी चीज़ों को देखता हूँ, बहुत सारे बच्चे के आंसर को जब मैं चेक करता हूँ तो देखता हूँ कि भाई साहब बहुत छोटी छोटी सीली मिस्टेक्स हैं जो जिसको आपको माइंड में हमेशा रख करके चलनी होगी। क्योंकि आप क्लास 7 के बच्चे हो, तो आप अभी उतना मेच्योर नहीं हुए हो, आप बहुत अभी छोटे बच्चे हो, नन्हे बच्चे हो आप लोग।
तो आप लोग को छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देना है जो एग्जामिनर नोट करते हैं, जो आपके राइटिंग स्किल्स को इन्हांस कर सकते हैं। समझ रहे हो बात को? अगर आपके पास इंफॉर्मेशन है और लेकिन प्रेजेंटेशन स्किल नहीं है, आप उसको सही तरीके से नहीं लिख पा रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं जो है आपके उस इंफॉर्मेशन को भी हैम्पर करेगी। क्लियर है? तो देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो आप लोग को जो है, आप लोग को सबसे पहले क्लीन हैंड राइटिंग रखना है। क्लीन हैंड राइटिंग, ठीक है? हैंड राइटिंग जो है कोशिश करो आप लोग ना ज़्यादा बड़ा ना ज़्यादा छोटा, आप लोग हैंड राइटिंग को मीडियम में रखो। और दूसरा, प्रॉपर स्पेसिंग बिटवीन टू वर्ड्स, दो वर्ड के बीच में जो है प्रॉपर स्पेस दो, जैसे मैंने ये स्पेस दिया है, ठीक है? ना कहीं स्पेस इस तरीके से देना है कि भाई साहब अगर हम लिख ले हैं कि श्याम गोज टू द, ऐसे नहीं लिखना है बच्चों। मतलब ये इतना हम हटा दिए और यहाँ इतना हटा दिए, ये गलत तरीका है, ठीक है? मतलब हमेशा डिस्टेंस जो है इक्वल होना चाहिए, इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए जब भी आप लोग स्पेस जो है वर्ड के बीच में रखोगे। पहला क्लीन हैंडराइटिंग, दूसरा स्पेस अच्छा होना चाहिए। तीसरा, आप लोग आंसर लिखते समय या फिर कोई टेस्ट देते समय, एग्जाम देते समय प्रॉपर जो है सीक्वेंस को फॉलो करो। फॉलो सीक्वेंस, है ना? एंड प्रॉपर नंबरिंग, ठीक है? मतलब आपको सीक्वेंस को फॉलो करना है। अगर सीक्वेंस फॉलो नहीं हो पा रही है, जैसे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, अगर ऐसे नहीं हो पा रही है तो आप लोग प्रॉपर नंबरिंग को, इस सिचुएशन में अगर ये नहीं हो पा रहा है तो आपको कोशिश करना है कि अगर मेरे को पहले 4 का आंसर लिखना है तो 4 का आंसर लिखने के साथ आप प्रॉपर इस तरीके से आप मार्किंग करके जो है आंसर को राइट डाउन कीजिए बच्चों, ठीक है? और ऊपर में कौन सा सेक्शन है, 1 का है, 1 का सी का सेक्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 4 है, तो आप प्रॉपर मार्किंग कीजिए, ठीक है? तो इस तरीके से आप मार्किंग करोगे तो एग्जामिनर को कॉपी चेक करने में जो है काफी हेल्पफुल होगा। ये अलग तरीके से नहीं होना चाहिए, ठीक? अगर चौथी अगर हम लोग बात करें बच्चों, तो चौथी बात करेंगे तो आप लोग जो है फॉलो मार्क्स विथ पॉइंट्स, मतलब मार्क्स को फॉलो करना है। कितने मार्क्स का है क्वेश्चन, आप उसी के हिसाब से अपने पॉइंट को मेंशन करोगे। जितना बड़ा सवाल उतना उसी के काबिल आंसर, और जितना छोटा सवाल उसी के लिए काबिल जो है आंसर होगा। मतलब मैंने बताया कि अगर 2 मार्क्स का है, एग्जाम्पल में अगर 2 मार्क्स का है तो 2 पॉइंट, अगर 5 मार्क्स का है तो 5 पॉइंट, ठीक है? इस तरीके से आपको जो है मेजर्स लेके चलने होंगे। पांचवा हम लोग बात करें, पांचवा बात कर सकते हैं हम लोग, और क्या क्या आप लोग सिली मिस्टेक करते हो वो समझिए। और आप लोग सिली मिस्टेक करते हो कि पेज जो है, पेज को भी आप लोग सीक्वेंस में फॉलो करना है। मतलब पेज को भी आप लोग जो है सीक्वेंस में फॉलो करोगे। मतलब ये पेज है, ये पेज के बाद हम नेक्स्ट पेज यहाँ पे जाएंगे, ऐसा नहीं कि ये छोड़ के हम दूसरे पेज में चले जाएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो मेरे हिसाब से कुछ ये जो बेसिक चीजें हैं ये आपको फॉलो करना है, ठीक? तो ये अगर आप ध्यान में रखोगे तो इससे आंसर जो है आपका राइटिंग स्किल जो है इनहेंस हो सकता है। अगर आप लोग और कुछ बात करो तो चेन, अगर पैराग्राफ लिख रहे हो तो पैराग्राफ चेन जो है
आप लोग हमेशा किया करो। ऐसे नहीं कि आप लोग अगर आंसर लिख रहे हो तो ऐसे 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 सटा सटा के लिखते जा रहे हो। कोई जो है ना पैराग्राफ चेंज हुआ है, ना आप लोग कोई अ, जो है आप डैश दे रहे हो, आप जो है नीचे लिखे पॉइंट को आप पॉइंट में नहीं दे रहे हो, नंबरिंग सिस्टम नहीं कर रहे हो, ऐसे नहीं कर रहे हो, तो ये गलत चीज़ है। समझ रहे हो बात को? ये निगेटिव इम्पैक्ट आपके आंसर पे डालेगा। कोशिश करो कि 2 लाइन लिखें, उसके बाद जो है हम कॉमा का यूज़ करें, पॉइंट का यूज़ करें, जहाँ पॉइंट हो पॉइंट का यूज़ करें, जहाँ कॉमा हो कॉमा का यूज़ करें, सेमी कॉलन का यूज़ करें, प्रॉपर नंबरिंग का यूज़ करें अगर पॉइंट में लिख रहे हैं, ठीक है। और अगर लास्ट में हम कंक्लूजन लिख रहे हैं तो उसको हम लोग जो है पैराग्राफ चेंज करें, ठीक है। तो आपको कोशिश करना है कि ये मेरा पॉइंट होगा, तो इसके बाद यहाँ से अगर हम दूसरा पॉइंट लिखें तो यहाँ से नंबर 1 नंबर 2 ऐसे करके हम लिख रहे हैं, ठीक। फिर उसके बाद हम चेंज करें तो यहाँ से पैराग्राफ चेंज करके इस तरीके से लिख रहे हैं। तो इस तरीके से जो है आपका एक प्रॉपर फॉर्मेट होना चाहिए, ठीक है। समझ गए बात को? क्लियर है बच्चों? तो ये आप लोग राइट डाउन कर सकते हो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो चलिए बच्चों, अब लोग अब आगे आइए, कुछ क्वेश्चन को जो है आप लिखिए, इससे रिलेटेड आप लोग प्रैक्टिस करके घर से लाइएगा या फिर बना सकते हैं, ठीक है। तो अब लिखिए सवाल, क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड नेम दी नेबरिंग कंट्री, ठीक है। दूसरा सवाल, स्टेट एनी टू डिफरेंस between state any two difference between western coastal plains and eastern coastal plain, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 लिखिए, why are northern plains densely populated? Give two reason, give two reason। क्वेश्चन नंबर 4, mention any two important features of the Thar desert
मेंशन द टू इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ द थार डेजर्ट। क्वेश्चन नंबर 5 लिखिए। राइट एनी टू important importance, write any two importance of peninsular plateau, पेनिनसुलर प्लेटियो। दो इंपॉर्टेंस लिखना है पेनिनसुलर प्लेटियो के बारे में। बहुत क्वेश्चन अगर लिखना चाहो तो आप लोग ये हो गया आपका बच्चों शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। शॉर्ट आंसर टाइप, ठीक है। ये आप लोग दो दो पॉइंट 3 पॉइंट में बच्चों आप लोग लिख सकते हो इसको, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आइए, लॉन्ग आंसर टाइप। क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन हिमालयाज, define Himalayas, write its three parallel ranges, write its three parallel ranges with their main features, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2, define northern plains describe any three important features of this physical region, of this physical region। क्वेश्चन नंबर 3 एक और लिख लो, डिफाइन peninsular plateau, write its three important features,
ठीक। तो देखिए बच्चों, ये आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के लिख सकते हो इसको। और मैं बता देता हूँ क्वेश्चन का डिमांड क्या क्या है। ये सभी क्वेश्चन मैंने उसी आधार पे बेस पे आपके दिए हैं बच्चों, जिसके आधार पे आप लोग जो भी आपके प्रॉपर जो है मटेरियल नोट्स आपके सामने मैंने साझा करी है। जो क्लास में मैंने पढ़ाया है बच्चों, उन्हीं सब में से ये जो है क्वेश्चन बनाए गए हैं, दिए गए हैं। ठीक है, तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आपको पढ़ाया नहीं गया है, जो आपको बताया नहीं गया है। जैसे देखिए, डिफाइन इंडिया सब कॉन्टिनेंट एंड नेम 3 इट्स नेबरिंग कंट्री। मैंने बताया कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट क्या होता है, उसके आसपास के जो नॉन नेबरिंग कंट्री है वो कौन कौन से हैं। स्टेट एनी डिफरेंस बिटवीन वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स को के बीच में डिफरेंस को बताइए, है ना। तो डिफरेंस जब भी आप लोग बच्चों लिखोगे तो देखिए, आप लोग डिफरेंस जब भी लिखोगे तो इस तरीके से डिफरेंस लिखना है। ये डिफरेंस आपका हो गया, तो आप लोग लिखोगे वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स इधर और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन इधर, और इधर से नंबर 1 तो नंबर 1, नंबर 2 तो नंबर 2, ऐसे। और जो पॉइंट यहाँ होगा उसी का सेम अपोजिट पॉइंट, उसी से रिलेटेड अपोजिट पॉइंट यहाँ होना चाहिए। ठीक है, जैसे वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स का दूसरा नाम क्या है, सह्याद्री, और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स का दूसरा नाम क्या है, नॉर्दर्न सरकार। तो ऐसे करके यहाँ भी नाम तो यहाँ भी नाम, ऐसे ही करके डिफरेंस बच्चों लिखा जाता है जब भी आप लोग किसी चीज का डिफरेंस लिखोगे तब। ठीक है, ऐसे करके, यही अच्छा पैटर्न है, यही अच्छा तरीका है। ठीक, देखिए फिर उसके बाद है वाई आर नॉर्दर्न प्लेन डेंसली पॉपुलेटेड, गिव 2 रीजन। नॉर्दर्न प्लेन में जो है काफी ज्यादा घनी आबादी है, इसके पीछे 2 रीजन आप जो है बताइए। मेंशन एनी 2 इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द थर्ड डिजिट। 2 इंपॉर्टेंट फीचर जो है आपके थर्ड डिजिट को बताने हैं। मैंने इंपॉर्टेंट फीचर्स हर एक चीज को डिस्कस किया है क्लास में। राइट एनी 2 इंपॉर्टेंट फीचर्स, 2 इंपॉर्टेंस ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू। पेनिनसुलर प्लेट्यू के 2 इंपॉर्टेंस को, महत्व को बताइए। फिर लॉन्ग आंसर में है थोड़ा कि डिफाइन हिमालय। मैंने हिमालय का हर एक पॉइंट का डिफिनेशन लिखवाया है। आप उसको लिखने के बाद ये बताइए कि राइट इट्स 3 पैरेलल रेंजेस विद देयर मेन फीचर्स। 3 पैरेलल रेंजेस मैंने लिखवाए थे, और तीनों पैरेलल रेंजेस में क्या क्या मेन फीचर्स है वो मैंने लिखवाए थे बच्चों, तो आपको मेंशन करना है। डिफाइन नॉर्दर्न प्लेन। नॉर्दर्न प्लेन्स क्या है उसको बताना है। डिस्क्राइब एनी 3 इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस फिजिकल रीजन। 3 इंपॉर्टेंट फिजिकल फीचर्स आपको इस रीजन के बताने हैं। तीसरा, डिफाइन पेनिनसुलर प्लेट्यू, राइट इट्स 3 इंपॉर्टेंट फीचर। पेनिनसुलर प्लेट्यू क्या है और उसके 3 इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है बच्चों, वो आपको इसमें बताना है। तो बच्चों ये आपके सवाल होगा। ठीक है, आप लोग याद करो बच्चों, हमने कहाँ से जर्नी शुरू की। हमने जर्नी शुरू की बच्चों आपके क्लास 7 के सोशल साइंस एनसीईआरटी के सिलेबस ओवरव्यू से। एक इंट्रोडक्शन क्लास था जिसमें मैंने हर एक चैप्टर्स के बारे में डिस्कस किया कि क्या क्या आपको पढ़ना होगा। अब पूरे ईयर वाइज हम लोग क्या क्या किस तरीके से पढ़ाई करेंगे उस तरीके से हम लोग चल रहे हैं। और उसके बाद में हमने चैप्टर 1 स्टार्ट करी। चैप्टर 1 में पहले पैरेलल तरीके से हमने चीज़ों को समझा, है ना, पैरेलल तरीके से समझा कि क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हिमालयन रेंजेस, नॉर्दर्न प्लेन्स, पेनिनसुलर प्लेट्यू, डेजर्ट, कोस्टल एरिया, फिर उसके बाद आपके पास आइलैंड। इस तरीके से मैंने हर चीज़ को जाना, ये हमारा पैरेलल लर्निंग हो गया। उसके बाद हम लोग पकड़ पकड़ के हर एक चीज़ को डीप डाइव किए। हिमालय रेंजेस का हर एक इंपॉर्टेंट फीचर समझे, कैसे बना, क्यों बना, क्या रीज़न था, कब बना, इस सभी चीज़ को पढ़े। कौन कौन से इसके मेन 3 जो रेंजेस है ये सब हम लोग वर्टिकली पढ़े, है ना। फिर उसके बाद बाहर निकले, आगे गए, फिर नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में वर्टिकली पढ़े। क्यों बना नॉर्दर्न प्लेन्स, के पीछे क्या रीज़न है, क्यों इतना फर्टाइल है, कौन सा मिट्टी है, हर एक चीज़। उसके बाद हम लोग आगे निकले, वैसे ही करके पेनिनसुलर प्लेट्यू, वैसे ही करके हम लोग डेजर्ट, वैसे ही करके हम लोग आइलैंड। इस तरीके से हम लोग पढ़ते चले बच्चों। और जब ये सारा हमारा खत्म हो चुका तो इस चैप्टर को खत्म करने के बाद पिछले क्लास में मैंने बता दिया था कि ये चैप्टर आपका समाप्त हो चुका है। अब उस चैप्टर को खत्म करने के बाद बच्चों उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आंसर है, मैंने एक क्वेश्चन आपको लिख के दिखाएं, क्या क्या गलतियां नहीं करनी है वो मैंने बताई बच्चों आप लोगों के सामने।
कैसे आपको आंसर को आप लोग जो है बेटर वर्जन जो है दे सकते हो, वो मैंने बताई। सिली मिस्टेक क्या क्या नहीं करने हैं बच्चों, वो मैंने बताई आप लोगों को। तो उस तरीके से मैंने शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी दिया और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन भी दिया। मैंने लिख करके भी बताया कि आप लोग किस तरीके से 2 मार्कर में 2 पॉइंट और 5 मार्कर में 5 पॉइंट आप लोग लिख सकते हो। और ये सारी क्वेश्चन मैंने बताई आपको, इसके डिमांड्स को भी समझाया। अब आप लोग घर पे इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिए, घर पे बना लीजिएगा, ठीक है। जो हमारे नोट्स हैं, जो मैंने क्लास में पढ़ाया, उतना काफ़ी है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बच्चों, ठीक है। और ये हमारा चैप्टर पूरे तरीके से एंड हो चुका है। इसके बाद हम लोग चैप्टर 2 पे चलेंगे। चैप्टर 2 हमारा शायद वेदर से रिलेटेड चैप्टर है ना, वेदर से रिलेटेड चैप्टर है। आप लोग कोशिश कीजिए कि जिसके आप सभी के पास एनसीईआरटी है तो उस एनसीईआरटी बुक्स को रीडिंग कीजिए, रीड करके आइए, है ना। क्योंकि चैप्टर 1 तो मैंने स्टार्ट किया, तो चैप्टर 1 आपको रीड करने का मौका मिला नहीं होगा, लेकिन इतना करने के बाद आप लोग चैप्टर 1 को भी रीड कीजिए। अब जो है आप हमारे क्लास को पढ़ लिए, फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर पढ़ लिए, देख लिए, सॉल्व कर लिए। फिर उससे पहले आप अगर आप लोग चैप्टर को पढ़ लोगे, आप रीडिंग डाल लोगे, बस देख करके रीडिंग डालोगे मुंह से, तब आप देखो आपके उस चैप्टर में अंडरस्टैंडिंग लेवल को क्या होगा। अगर आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल उस चैप्टर के अकॉर्डिंग नहीं बना तो आप जो आप लोग बोल सकते हैं, आप लोग बता सकते हैं कि मेरे अंदर क्या कमियां रही, वो आप लोग बता सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन मेरी ये गट फीलिंग कहती है, मुझे अपना इतना अपने पढ़ाई पे आपको जो एजुकेशन हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं उस पर इतना कॉन्फिडेंस है बच्चों कि हम लोग प्रॉपर तरीके से जो है आपको क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं, क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करा रहे हैं। तो कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं आती अगर इस चीज़ को आप लोग फॉलो करेंगे, तो बिना कोई डर के, बिना कोई शक के आप लोग अपने जो है चैप्टर में, टॉपिक में आप लोग महारत हासिल कर पाओगे अगर मेरे बताए हुए तरीके से आप लोग पढ़ोगे। चैप्टर 2 हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। अगर चैप्टर 2 को स्टार्ट करने से पहले आप उस चैप्टर को रीडिंग डाल लेते हो और उसके बाद हम जो मैं क्लास में पढ़ाऊंगा आप उसको फॉलो करोगे, याद करोगे प्रॉपर, हर दिन जो पढ़ाना होगा उसको घर पे रिवाइज करोगे आप, फिर उसके से रिलेटेड क्वेश्चन से प्रैक्टिस करोगे, मैं कराऊंगा, है ना। और फिर उसके बाद एक बार फिर से आप चैप्टर खत्म हो जाने के बाद उसको रीडिंग कर लेते, है ना। अब देखिए उस चैप्टर में आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या बिल्ड होती है, बहुत ही वास्ट लेवल की होगी और बहुत ही बेटर होगी, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो मैं जिस तरीके से पढ़ाता हूँ मैं उसी तरीके से पढ़ना भी पसंद करता हूँ। तो मुझे जिस तरीके से पढ़ना पसंद है, कहने का मतलब उसी तरीके से आपको बच्चों पढ़ाना पसंद है। तो चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जाते जाते एक छोटी सी गुजारिश है आप सभी से कि अगर हमारा ये प्रयास आपको पसंद आ रहा है, अगर एंगस्ट्रॉम क्लासेस के सारे टीम मेंबर, फैकल्टी मेंबर का प्रयास आपको पसंद आ रहा है, आप लोग साइंस पढ़ सकते हो, मैथ पढ़ सकते हो। एंगस्ट्रॉम क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आप लोग जाकर सर्च करोगे, मैथ प्लेलिस्ट, सोशल साइंस प्लेलिस्ट, साइंस प्लेलिस्ट, इस तरीके से तो आपको प्रॉपर तरीके से सभी हमारे फैकल्टीज़ के द्वारा आप लोग को कंटेंट मिल जाएंगे, जो आप लोग प्लेलिस्ट को फॉलो करके बच्चों आप लोग पढ़ सकते हो बच्चों। और आपको अगर हमारा ये प्रयास अच्छा लग रहा है तो आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर और कमेंट कर सकते हैं बच्चों आप लोग अपने फ्रेंड, फैमिली और रिलेटिव के साथ, जिससे हमें भी एक छोटी सी मोटिवेशन मिलेगी बच्चों आपके सामने फ्यूचर में बहुत सारी चीज़ों को लाने में। तो बच्चों ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बच्चों। थैंक यू सो मच।